ठीक है, जिनके बिना आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जिनके बिना आपकी साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं हो सकती, ना ऑफेंसिव साइड ना डिफेंसिव साइड। तो बल्कि आज जो लेक्चर हमारा यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्किंग के टॉपिक से, तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे। आप इन 60 दिनों के बाद आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आप मूव कर सकते हैं इजीली। आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। किसी भी जगह आप जाके अगर इंटर्नशिप्स के लिए या एंट्री लेवल जॉब के लिए कहीं पे आप जाके इंटरव्यू देते हैं, अगर साथ साथ मेरे चलते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म का कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। तो आपकी डिफेंसिव साइड भी क्लियर होगी, आपकी ऑफेंसिव साइड भी क्लियर होगी, और साथ साथ आपके साइबर सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड भी, इसी तरह से आपके साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बात आ रही है नेक्स्ट। मेरे पास यहीं पे एक और क्वेश्चन है। प्लीज टेक अ क्लास इन इंग्लिश सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो अभी दर्श, मैं इंग्लिश के लिए बना रहा हूँ एक पूरी प्लेलिस्ट, तो दुआ करो यार। मेरा जो है वो थोड़ा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह इंग्लिश में भी स्टार्ट करने का। स्मार्टी गेमर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर, इंटरव्यू कंपनी रिक्वायर सर्टिफिकेट आफ्टर दिस कोर्स, वी विल हैव अ स्किल्स बट नॉट सर्टिफिकेट। अच्छा स्मार्टी गेमर्स, जानी, आपकी अगर स्किल्स अच्छी है ना, तो आप स्किल्स की बेस के ऊपर भी इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बात रहेगी सर्टिफिकेशन की, तो कोशिश करूंगा मैं ये 60 दिन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो भी असाइन कर दूं, राइट। मेरी खुद के चैनल का, अदरवाइज मैं किसी और कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आपको जो है उसका सर्टिफिकेट आपको क्लियर करवा सकता हूँ। नेक्स्ट है, साइबर सिक्योरिटी बेस्ट है, एआई बेस्ट है, या मशीन लर्निंग इंजीनियर बेस्ट है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, स्कोप इंसान का खुद होता है, खुद का स्कोप होता है, ना किसी फील्ड का स्कोप होता है, ठीक है। और ना ही स्कोप होता है आपकी लर्निंग का, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप उस फील्ड के लिए क्रेजी नहीं है, अगर आप उस फील्ड को इतना नहीं देते जितना वो रिक्वायर करती है, जितना उसका हक है, तो आपके लिए उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो, या मशीन लर्निंग में जा रहे हो, जो आपको बेस्ट लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कैरियर बिल्डिंग के अंदर, या जब हम इंटरमीडिएट से नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमें इतनी समझ नहीं होती। हम हर बंदे से पूछते हैं यार कौन सी फील्ड अच्छी है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो सिंपल है, मैं आपको छोटा सा फंडा बता देता हूँ इसका। क्या करना है आपने, साइबर सिक्योरिटी के जो जॉब कैरियर्स हैं, आपने उसे देख लेना है। साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स और उनकी एवरेज सैलरीज देख लेनी है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपने वो भी देख लेने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आप इस डिग्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आती है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सेम यही काम आपने इन दोनों के साथ भी करना है, खुद डिसाइड करना है, ठीक है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, और कहाँ पे आप खुद को जो है क्रेजी बना सकते हैं उस फील्ड के लिए, ठीक है। अ, मेरा मानना है कि आप जिस भी खेल में खेलते हो, कोई भी गेम है, अगर साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मशीन लर्निंग है, या डाटा साइंस है, या आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या कंप्यूटर साइंस है, जो दुनिया की जो मर्जी फील्ड या शोबा है, जो भी प्रोफेशन है, अगर तो आप उसके पक्के खिलाड़ी बनते हो, ऐसे खेलते हो जैसे खेलने का हक है, तो वो फील्ड आपको आपकी सोच से ज्यादा दे सकती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको उस लेवल तक लेके जा सकती है। तो कीप इन माइंड, साइबर सिक्योरिटी में हो
या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मर्जी फील्ड सेलेक्ट करनी है तो पहले दिन से मेहनत करनी होगी। मोस्टली क्या होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, आई डोंट नो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ का पता है, तो उस लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम 3-4 सेमेस्टर्स तक सिर्फ देख रहे होते हैं कि हमें कुछ यूनिवर्सिटी सिखाएगी, राइट? कि यार आज कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर कुछ सीखेंगे, कोई एक सब्जेक्ट हमारा आएगा, हमें कोई टीचर असाइन होगा, वो हमें पढ़ाएगा। तो ये सारी गप्पे हैं, बातें हैं, ख्वाब हैं। 3 से 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बन सकते। चाहे एथिकल हैकिंग है, चाहे साइबर सिक्योरिटी है, चाहे पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे मशीन लर्निंग है। तो यूनिवर्सिटीज़ की भी बॉन्डिंग्स होती हैं डेफिनेटली, उनके भी जो है क्या कहते हैं, उनके भी हाथ बंधे होते हैं कि उन्होंने 4-5 महीने के अंदर एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट गुजारना ही गुजारना है, ठीक है? तो डेफिनेटली आप किसी भी सब्जेक्ट का 3 से 4 महीने के अंदर आप उसे उसके मास्टर नहीं हो सकते। लाइक मैं आपको बताऊं, अगर कोई एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, हमने भी पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, तो अब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सब्जेक्ट था, ठीक है? हमारा मशीन लर्निंग का भी सब्जेक्ट था साइबर सिक्योरिटी में, हमने ये भी पढ़ा है। तो पहला 1 महीना 1.5 महीना तो हमें सिर्फ उसके बेसिक सीखने में लग जाते हैं, फिर 1.5 से 2 महीने में थोड़ी हमें समझ आने लगती है, और जब हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, हमारा हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कीप इन माइंड, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, यू हैव टू बी क्लियर कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स, आप कौन से स्टेप्स उठाने हैं आपने, और आपको इस फील्ड में क्या करना है, क्या बनना है, ठीक है? तो आपका एक पूरा पहले माइंडसेट बनाओ कि यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी आप लर्निंग कर रहे हैं, उनका एक मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है? उनका सब कुछ चल रहा है, लेकिन भाईजान आपको खुद से मेहनत करनी है इस फील्ड में। अगर मैं अभी अपना बताऊं, तो मेरा अभी बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एंड आई एम हेयर, ठीक है? आप सबको जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। तो उस लिहाज से अगर देखें, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी की बेस पे रहता, यूनिवर्सिटी के दम पे रहता, तो जैसे मेरे साथ वाले हैं, तो उन्हीं की तरह मैं फारिग फिर रहा होता, फ्री, ठीक है? और अभी तक मैं 3-4 जॉब्स भी कर चुका हूँ साइबर सिक्योरिटी में, और अच्छा खासा अर्न भी कर चुका हूँ, ठीक है, और कर भी रहा हूँ। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप किस फील्ड में कितना अच्छा खेल सकते हो और कितना अच्छा खेलते हो। नेक्स्ट है जी हाफिज अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हियर, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और लाइबा अवान, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा जी, यस्टरडे क्विज, क्विज कल का नहीं हुआ क्योंकि कल के क्विज के अंदर इतना कुछ था नहीं, इस वजह से कल का क्विज नहीं हुआ। लेकिन आज इंशाल्लाह क्विज होगा, और इस सेशन के एंड होते ही आपका क्विज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 आध घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आपने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग की डे 2 की वीडियो डिलीट हो गई है। अच्छा, रसद खान, एथिकल हैकिंग की डे 2 की वीडियो स्ट्रीम हुई थी लेकिन सेव नहीं हुई थी, तो उस लिहाज से वो मैंने डे 3 के अंदर इंक्लूड कर दी थी। अगर आप डे 3 से स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर डे 2 कंप्लीट है। थैंक यू अश्वानी। और कार्तिक, इट्स इजी टू गेट जॉब इन 2027। कार्तिक भाई, अगर आप करना चाहें तो आप इसी साल के अंदर जॉब ले सकते हैं, ठीक है? और अभी तो पूरे 5 महीने पड़े हैं भाई, लगन होनी चाहिए, ठीक है? यू कैन क्रैक एवरीथिंग। परवीन सर, आपने टेस्टर वाला कोई जॉब नहीं मिलने वाले सर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। अच्छा, परवीन, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक चीज बताई थी कि भाई
साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आपके कोर्सेज चल रहे होते हैं, जो आपके जॉब्स आ रही होती है, वो सॉक के अंदर 80 टू 85% सॉक लेवल की आती हैं। ठीक है, यानी डिफेंसिव की आती है, क्योंकि दुनिया को अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है। जहां आती है पेनिट्रेशन टेस्टर्स की, तो एक एरा गैरा कंपनी पेनिट्रेशन टेस्टर उठाती नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। इतने प्रोफेशनल हो कि आपको कंपनीज हायर करें और आप उनके नेटवर्क्स को, उनकी साइट्स को, उनके सर्वर्स को, उनके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें एक कंप्लीट इन्वायरमेंट के अंदर। देन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफेंसिव के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स होती हैं। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जितनी ज़्यादा मेहनत उतना बड़ा फल। ठीक है, जितनी आप मेहनत करेंगे उस लिहाज से उतना बड़ा फल मिलेगा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। आप जो करते हैं आपको वही मिलता है। ठीक है, तो उस लिहाज से यू हैव टू मेक योरसेल्फ एट दैट स्टेज। और जहाँ पे आप जो है, अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर एक और कर सकते हैं, लाइक बग बाउंटी हंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, सर जी सॉक एनालिस्ट का कोर्स करना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सॉक की जॉब्स मैं अभी कह रहा था कि भाई 80 टू 85% आपकी जॉब्स मार्केट के अंदर सॉक की आ रही होती हैं, तो उस लिहाज से अगर तो आपको जॉब्स की तरफ जाना है तो यू हैव टू डू दैट। अच्छा जी, दारा खान, सर ज्यादा वैल्यू किधर है, ऑफेंसिव या डिफेंसिव के अंदर? मैंने अभी बात की कि डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, आपकी वैल्यू बनती है। ठीक है, आपकी वैल्यू आपके हाथ में है। फील्ड जो है वो डिसाइड नहीं करेगी, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने जो है वकील देखे होंगे, लॉयर्स। ठीक है, अब कुछ वकील ऐसे होते हैं जिनके पीछे दुनिया होती है कि ये मेरा केस ले, ये मेरा केस ले। ठीक है, और कुछ वकील ऐसे होते हैं जो लोगों के पीछे होते हैं, यार खुदा के वास्ते मुझे केस दे दो, खुदा के वास्ते यार मैं तुम्हारा फ्री फ्री में केस लड़ दूंगा। ठीक है, और चाहे वो एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हों, चाहे उन्होंने एक ही डिग्री की हो, दोनों ने, लेकिन एक की मेहनत बोल रही है और एक जो है जिसने 4-5 साल जाया करके वो आया है फील्ड में। ठीक है, और उसे कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी वैल्यू कितनी है और इस फील्ड को कितनी वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं। बट सर, एक्सपो एआई आ गई थी तो जॉब्स मिलेंगी। परवीन, मुझे आपकी इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा यार, क्वेश्चंस आंसर का सेशन होता रहेगा और हम इस सेशन के एंड पे एक बड़ा डिटेल के साथ 15-20 मिनट का सेशन कर लेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस मुझसे वहां पे भी पूछते रहिएगा। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और उस लिहाज से भी मुझे बताइएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क फंडामेंटल्स, मैं कोशिश करूंगा अपने लिहाज से जितना हो सके आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की, आपको इजी वे के अंदर सिखाने की, क्योंकि आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिगिनर लेवल के हैं। तो हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट लेवल या मैट्रिक के भी हों, तो उस लिहाज से उन्हें चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो मैं उस लेवल तक जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि सर जी मैं एज अ बिगनर हूँ, सॉक से पहले कोई नॉलेज चाहिए होता है या नहीं? अच्छा यार, आप बिगनर्स हैं, अभी मेरे साथ बने रहें। आपका ये जो हमारी सीरीज चल रही है अभी फिलहाल, आपका ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो उस लिहाज से आप यहीं रहें और आपके लिए सॉक स्टार्ट करना, बल्कि मैं सॉक आपको स्टार्ट करवा के जाऊंगा। ठीक है, और अच्छा खासा करेंगे, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी कम्युनिटी से। तो इवन मैं अभी
कोशिश करूंगा कि लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करके आपको दूं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट टुडे और देखते हैं आज मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं नेटवर्किंग के लिहाज से। गिव मी जस्ट 2 minutes। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। बात कर रहा हूँ जी मैं आज नेटवर्किंग फंडामेंटल फॉर एथिकल हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। क्या होने वाला है हमारा रोड मैप। तो अच्छा, डे 2 है। इससे पहले हमने साइबर सिक्योरिटी देखी, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स देखे और साथ साथ हमने उसकी डोमेन्स देखी। जो दो डोमेन्स हमारी ऑफेंसिव और डिफेंसिव, उनके जॉब रोल्स देखे। जॉब रोल्स के साथ साथ हमने उनकी एवरेज सैलरीज को एक्सप्लोर किया। और एवरेज सैलरीज के बाद आज हमारा सेकंड डे है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का। नेटवर्किंग आपकी फील्ड में बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि समझ लें आपकी साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन है। जिस तरह से एक रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन के सिवा बंदा जो है ना उठ सकता है, ना लेट सकता है, ना सो सकता है, ठीक है, ना बैठ सकता है। सेम एज इट इज साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना आप सो सकेंगे, ना लेट सकेंगे, ना उठ सकेंगे, ठीक है, और ना बैठ सकेंगे अगर आपकी नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर, क्या नेटवर्किंग को मास्टर करना जरूरी है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। काफी सारे स्टूडेंट CCNA CCNP के कोर्सेज स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे पहले नेटवर्क का मास्टर बनना है और फिर साइबर सिक्योरिटी का मास्टर बनूंगा। तो आपको फायदा देता है पर इतना फायदा नहीं देता कि आप एक पूरी दूसरी डोमेन में चले जाएं। आपको नेटवर्किंग फंडामेंटल इतने ही आने चाहिए कि भाई जो आज हम सीखने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूरी है कि आपने डेफिनेटली जितनी भी डिवाइसेस हैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है,
किसी भी डिवाइस को टेस्ट करना है तो हमें नेटवर्क से गुजरना पड़ेगा। नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे नेटवर्क काम करता है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कैसे करती है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उस लिहाज से तो जितनी भी अनहिडन वर्नेबिलिटीज हैं नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में वो आप फाइंड करते हैं, तो उस लिहाज से आपकी नेटवर्क फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अब ये दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है तो उसी की किसी डिवाइस का एक्सेस लेना है तो नेटवर्क के थ्रू लेगा। सेम एज इट इज अगर कोई डिफेंसिव साइड पे है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क से आने वाली जो मलिशियस ट्रैफिक है उसे मॉनिटर करेगा वो हर वक्त। ठीक है, कि एक हैकर या एक अटैकर कहाँ से अटैक कर रहा है, किस तरीके से अटैक कर रहा है, किस डिवाइस से ट्रैफिक आ रही है, किस से जा रही है, वो सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, और किसी डिवाइस को कैसे नेटवर्क के ऊपर सिक्योर करना है तो हमारे पास वो भी सारा अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क एसेंशियल्स, नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग से ही पॉसिबल होगा। एडवांस रिकॉनेसेंस। अच्छा, एथिकल हैकिंग के अंदर हमारे पास ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एथिकल हैकिंग के 5 फेज हैं। द फर्स्ट वन इज रिकॉनिसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। रिकॉनिसेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये दोनों सेम नाम ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कह रहे हैं, रिकॉनिसेंस भी कह रहे हैं। तो पहला फेज होता है किसी भी टारगेट के बारे में जानकारी हासिल करना। तो डेफिनेटली अगर मुझे किसी डिवाइस की जानकारी हासिल करनी है तो मैं नेटवर्क्स को स्कैन करूंगा कि वो नेटवर्क के ऊपर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उसके ऊपर फायरवॉल लगी है नहीं लगी, उसके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, मुझे कौन सा रास्ता मिलेगा जहां से मैं उसके ऊपर अटैक कर सकूं। सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपकी नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्लियर होने के बाद ही होती है जाके। अगर आपको एक्सप्लॉइट्स बनाने हैं, ठीक है, या आप रिवर्स इंजीनियरिंग है, मालवेयर एनालिसिस के अंदर हैं, या आप डिफेंसिव साइड पे हैं, एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट, तब भी जितने भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं, एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? एक ऐसा कोड होता है। एक्सप्लॉइट क्या होता है कि एक ऐसा कोड जो किसी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करे और एग्जीक्यूट करने के बाद उस मशीन की एक्सेस किसी दूसरे बंदे को दे दे। ठीक है, उसे कहते हैं एक्सप्लॉइट। अब एक कोड दूसरी मशीन के ऊपर कैसे जाएगा, वहां एग्जीक्यूट कैसे होगा, और वापस जो हैकर की डिवाइस है उसके ऊपर कैसे कनेक्शन बना के पूरा कंट्रोल देगा। तो वो सारे एक्सप्लॉयट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो कैसे नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, या कौन सा एक्सप्लॉयट किस नेटवर्क की वीकनेस के ऊपर लगेगा, तो उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग भी लाजमी हमें जो है वो चाहिए। ठीक है, तो वो भी कहाँ से आएगी? आपकी नेटवर्किंग फंडामेंटल से आएगी। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स हैं। आपकी नेटवर्किंग एसेंशियल्स क्लियर हैं तो आप इजीली 5G, IoT और नेक्स्ट क्लाउड नेटवर्किंग का बहुत बड़ी एक फील्ड आ रही है, तो उस लिहाज से नेटवर्क जो है, नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग आपकी ये बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट, नेटवर्क का आर्किटेक्चर बताऊं तो मैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं इतना ज़्यादा जाऊंगा नहीं इसमें। तो हम जो मेजर चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सिर्फ टोपोलॉजी है कि एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। एक है जी बस। बस टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर एक तार के साथ काफ़ी सारी डिवाइसेस जुड़ी हों। एक होती है स्टार, जिसके अंदर एक डिवाइस सेंटर में होती है और उस डिवाइस से बाकी सारी डिवाइसेस स्टार फॉर्म के अंदर जुड़ी होती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। और एक होती है रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर सारी डिवाइसेस सिर्फ एक दायरे के अंदर एक लूप बना के जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो रिंग। एक होती है मैश।
मैश के अंदर जिस तरह से ये जाली बनी हुई है, एक डिवाइस बाकी सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड, बाकी सारी आपस में डिवाइस कनेक्टेड, तो वो एक मैश बनता है, एक जाल बनता है। और एक हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि वो सारी टोपोलॉजीज को मिक्स करके एक नेटवर्क क्रिएट किया होता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट लेना था कि नेटवर्क टोपोलॉजी कैसी होती है, एक नेटवर्क बनता कैसे है इंडस्ट्री के अंदर। तो कभी अगर दो चार डिवाइसेस हैं और एक ही नेटवर्क की लाइन के साथ कनेक्टेड है, तो वो हमारी बस टोपोलॉजी होगी। और स्टार के अंदर क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है, और उस एक सेंट्रल डिवाइस से बाकी सारी डिवाइसेस इंटरनेट ले रही होती हैं स्टार की फॉर्म में, तो वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी यानी सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ एक लूप के अंदर कनेक्टेड है, तो वो हमारी आ जाती है जी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट, मैश और हाइब्रिड मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ किसी और चीज़ का भी। ये स्लाइड्स मैंने एआई से बनवाई थी और ये मैंने खुद बनाई थी, तो उस लिहाज से आपको ज़्यादा समझ यहाँ पे आएगी। अच्छा जी, एक नेटवर्क कैसे, एक नेटवर्क कहते किसे हैं? नेटवर्क बेसिकली, मिसाल के तौर पे आपका फेसबुक का अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे आपके जो है किसी को आपने फॉलो कर रखा है, आपकी फ्रेंड लिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, या आपके रिलेटिव्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, वो एक आपका कंप्लीट नेटवर्क है। सेम एज इट इज कंप्यूटर्स के भी नेटवर्क होते हैं। एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर्स आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और अपने रिसोर्सेज कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक को फाइल चाहिए दूसरे से, दूसरे को प्रिंट करना है, ठीक है, तीसरे से, और चौथे को कॉल मिलानी है पांचवें से, इसी तरह से छठे को जो है वो दोबारा से बात करनी है पहले कंप्यूटर से। तो उस लिहाज से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए हम इनका एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इन्हें आपस में जोड़ते हैं, और उस जोड़ने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग। लैन, वैन और मेट्रोपॉलिटन, ये तीन तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। पहला है हमारे पास लैन, जिसके अंदर आप एक रूम के अंदर सेटअप करते हैं। एक होता है वैन, जिसके अंदर आप एक पूरी बिल्डिंग के अंदर सेटअप करते हैं नेटवर्क का। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है कि एक पूरी सिटी दूसरी सिटी के साथ जुड़ी हो, उनके आपस में नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो वो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो अगर तो एक ही बिल्डिंग के अंदर बना रहे हैं आप, तो आपका जो है वो पैन है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक ही कमरे के अंदर। लेकिन अगर आप पूरी बिल्डिंग को लेके चल रहे हो, तो फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क आता है। बिल्डिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना रही हैं, यानी इस बिल्डिंग का नेटवर्क इस बिल्डिंग के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इसका इसके साथ कनेक्टेड है। तो उस लिहाज से इस बिल्डिंग का नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, तो ये हमारे पास मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और सेम, अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ नेटवर्क कनेक्टेड हो, दूसरी के तीसरी के साथ, तीसरी का चौथी के साथ, चौथी का पांचवी के साथ, पांचवी का फिर पहली के साथ, तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ये तीन टाइप्स हैं जी कंप्यूटर नेटवर्किंग की। अब ये वाला जो पार्ट है ओएसआई लेयर, ये थोड़ा समझने का टॉपिक है, और अगर ये आप समझ गए, तो मैं समझूंगा कि आज का हमारा जो है ना क्लास का मकसद वो पूरा हो गया है, अगर आप ये समझ लें तो।
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, समझ आ रही है? पहले सब एक्टिव हो? कोई मसला मसाइल तो नहीं है आवाज में, या थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ उस लिहाज से? किसी किस्म का मसला हो मुझे बताओ यार चैट में। चले नेक्स्ट। चलें जी। अच्छा, अली इस्लाम क्या है सर, जो हम होम नेटवर्क यूज करते हैं वो कौन सी टोपोलॉजी यूज करता है? मरीम से देखते हैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगर तो आप एक कमरे के अंदर बैठ के बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी टाइप जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क की है। टोपोलॉजी पूछ रहे हो या फिर नेटवर्क की टाइप पूछ रहे हो? अली हसनान। चलें, अली हसनान टाइप करता है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, वैसे ही लेयर, अगर तो ये इसके मास्टर हो गए ना, तो मैं समझूंगा कि भाई आज का आपका दिन का जो है ना टॉपिक वो क्लियर हो गया कि क्या करने वाले हो आज। भाई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कैसे जो है वो कम्युनिकेट करती है, वो हमारा जो नेटवर्क प्रोफेशनल्स थे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक पूरा जो है उस पूरी कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया समझने के लिए। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर मैं अपने अगर गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपने गूगल पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सैयद रमज़ान बुखारी, तो करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल आ गई, ठीक है, और ये मेरी लिंक्डइन भी आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे यहाँ पे चैनल भी होगा। तो उस लिहाज से भाई ये मैंने यहाँ पे टाइप किया, यानी कुछ भी टाइप किया, मुझे कुछ भी सर्च करना है, ठीक है, तो यहाँ मैं सर्च करूंगा। ये जो सर्च करके इंटरनेट के ऊपर ये जो मुझे रिजल्ट्स निकाल के इसने दिए हैं, इस सर्च इंजन ने, ये रिजल्ट्स आए तो आए कैसे, ठीक है, यानी मैंने सिर्फ टाइप किया यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर और उसी वक्त इंटर किया तो ये चीज आ गई। ये कैसे आई? ठीक है, सोचने वाली बात है ना कि ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा है। मुझे इसने इंटरनेट के ऊपर जाके मुझे इसने मेरी प्रोफाइल निकाल के कैसे दी। तो अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसने मजीद मुझे जो है वो आगे भेज दिया, ठीक है। तो अब ये नेटवर्क काम कैसे करता है, या इवन मैं आपको मैसेज करता हूँ, या जो है मैं आपके साथ बात करता हूँ, चैट करता हूँ, कॉल करता हूँ, वीडियो, तो ये चीज़ कैसे आ रही है कैसे जा रही है, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमारे पास ओएसआई लेयर है। ओएसआई लेयर आपकी एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करती है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। अब ये डिफाइन करती है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करती हैं एक दूसरे के साथ। इसकी 7 लेयर्स हैं। कुछ लोग जो है वो ऊपर से नीचे को पढ़ते हैं, कुछ नीचे से ऊपर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ऊपर से नीचे को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहली अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वन इज, वैसे ये है 7वीं,
लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो उस लिहाज से एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिर सेशन लेयर होती है, फिर आपकी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर आपकी नेटवर्क लेयर होती है, फिर आपकी एक लेयर होती है डाटा लिंक लेयर, और लास्ट वन इज अ फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये कुछ लेयर्स हैं जिनसे होके गुजरती है आपके सर्च इंजन पे टाइप किया हुआ जो डाटा है, या आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कोई भी डाटा दूसरी डिवाइस के ऊपर जा रहा है या आ रहा है, वो इन 7 लेयर से गुजर के आता या जाता है। ठीक है, अगर तो जा रहा है तो पहले एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आप टाइप कर रहे हैं, यानी मैंने गूगल के ऊपर लिखा, तो गूगल मेरी एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो गूगल है, या फायरफॉक्स है, या क्रोम ब्राउजर है। ठीक है, या आपकी जो भी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप डाटा लिखते हैं या टाइप करते हैं। ठीक है, जो इंटरफेस देता है, यूजर इंटरफेस, तो वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी। अब एप्लीकेशन लेयर से डाटा हमारा जाता होता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर से आपका डाटा जाता है फिर सेशन लेयर के ऊपर। ठीक है, सेशन लेयर से फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है भाई नेटवर्क के ऊपर, और फिर डाटा लिंक के ऊपर, और फिर फिजिकल लेयर के ऊपर। और इसके अंदर आपका डाटा भी अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर, अलग अलग डिजाइन के अंदर मूव कर रहा होता है। यानी आप जो टाइप करते हैं वो एज इट इज इन लेयर से नहीं गुजरता। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने वही अपना नाम ही सर्च किया, करने के बाद ये आपको कुछ डॉट्स नजर आएंगे, ये वाले साइट इंफॉर्मेशन। इस साइट इंफॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, फिर आप जाते हैं जी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट इज वैलिड। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन से मुझे कुछ भी नहीं है लेना देना। ये जो लास्ट वन वाला है ना, SHA 256, ये एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है, एक मैथ का एल्गोरिथम जो आपके क्लियर टेक्स्ट मैसेज को एक अलग लैंग्वेज के अंदर लेके जाता है, इनकोड कर देता है, एक सीक्रेट कोड बना देता है, और फिर वो सीक्रेट कोड उन सारी नेटवर्क लेयर्स से गुजर के अगली मशीन पे जाता है, अगली डिवाइस पे जाता है, और फिर वो दोबारा से डीकोड होता है कि रास्ते में कोई बंदा भी उस मैसेज को रीड ना कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सर्च किया सैयद रमज़ान बुखारी, तो इंटरनेट के ऊपर ये एज इट इज़ नहीं किया। ठीक है, ये इसी तरह से मूव नहीं किया इसने, बल्कि ये मेरे पास ऑनलाइन है उसी एल्गोरिथम का टूल। अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, तो ये कुछ इस फॉर्मेट के अंदर इंटरनेट के ऊपर मूव होगा। ठीक है, यानी आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो एज इट इज इंटरनेट के ऊपर कभी भी नहीं जाता, वो एक सीक्रेट लैंग्वेज के अंदर चेंज होके फिर इंटरनेट के ऊपर जाता है। ठीक है, और ये जो पहला टास्क मैंने किया, यहाँ पे कुछ भी सर्च करने का या कुछ भी टाइप करने का, ये जो गूगल वाली मेरी ये जो एप्लीकेशन है, इसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देती है। ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस जहां पे यूजर इजीली इनपुट कर सके कुछ भी। ठीक है, कुछ भी उसे टाइप करना है या कुछ भी उसे हासिल करना है इंटरनेट से, या आप व्हाट्सएप पे हैं तो आपकी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर कहला रही है। अगर आप मैसेंजर पे हैं तो आपका मैसेंजर जो ऐप है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर कहला रही है। अगर आप सिंपल टेक्स्ट के ऊपर हैं इंटरनेट के ऊपर,
तो वो भी आपकी एप्लीकेशन लेयर कहला रही है। ठीक है, तो एक चीज तो वो होगी। नीचे है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ये वाला टास्क होता है, इनकोडिंग वाला। यानी आपका सिंपल टेक्स्ट पूरा एक अलग लैंग्वेज के अंदर एक मैथ के एल्गोरिथम से गुजर के मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके एक्सॉर ऑफ काफी सारे ऑपरेशन, मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं आपके सिंपल टेक्स्ट के ऊपर, और उसे चेंज कर देते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, जिसे मशीन समझ सकती हो। ठीक है, कोई इंसान समझ ना सके। अब देखो ये टेक्स्ट मैं तो नहीं समझ सकता ना कि ये किस चीज का है, किसने लिखा है, क्या है। ठीक है, तो अगर मैं ये आई भी मिटा दूं, ठीक है, सिंगल एक या डॉट लगा दूं यहाँ पे, तो ये हमेशा चेंज होता जाएगा, एक स्पेस के साथ भी चेंज होता जाएगा। तो आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपकी ये चेंज होके एक मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर चेंज होता है आपका टेक्स्ट। मैंने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डाटा दिया, वो मूव हुआ प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर बैकएंड के अंदर। और जब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वो गया, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर गया, तो वो इनकोड हो गया। यहाँ पे मेरा डाटा इनकोड हो गया। इनकोड होने के बाद फिर आता है सेशन लेयर के ऊपर। सेशन लेयर का एक फंडा है भाई। सेशन लेयर, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो डेफिनेटली अगर कोई बड़ा डॉक्टर है तो भाई मुझे उससे टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे किसी मंत्री से मिलना है, किसी वजीर आजम से मिलना है, या मुझे किसी खास बंदे से मिलना है, तो डेफिनेटली मुझे उस बंदे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि वो बंदा बिजी तो नहीं है कहीं, कहीं वो बंदा जो है उसके पास टाइम है कि नहीं है। तो डेफिनेटली सेशन लेयर के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है? मिसाल के तौर पे मैंने ये गूगल को कहा, ये गूगल है, और गूगल को मैंने कहा कि भाई सैयद रमजान बुखारी के बारे में सर्च करके दे दो। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन लेयर सैयद रमजान बुखारी लिखने में मेरी हेल्प कर दी इसने। ठीक है, और बैकएंड के ऊपर ये इनकोड भी हो गई प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इनकोड होने के बाद फिर जाती है अपॉइंटमेंट वाली बात, कि मेरा जो टेक्स्ट है, मेरी जो डिवाइस है जहां से ये सारा डाटा जा रहा है, ये जो ये जो लेयर है सेशन लेयर, वो गूगल से लेगी अपॉइंटमेंट, क्योंकि सारा डाटा गूगल के सर्वर पे पड़ा है, गूगल ने ही सर्च करके देना है मुझे। तो अपॉइंटमेंट वाला काम सेशन लेयर करेगी, गूगल सर्वर के पास जाएगी कि कहेगी भाई रमजान बुखारी के एक डिवाइस के ऊपर ये सर्च हुई है, तो वो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ सर्च करना चाह रहा है, तो क्या आपके पास टाइम है कि वो डिवाइस आप उस डिवाइस को आप रिप्लाई कर सकते हैं या उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? कहीं आप बिजी तो नहीं है? ठीक है, या कहीं आप जो है वो कहीं डाउन हो सर्वर। ठीक है, तो उस लिहाज से सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करती है। ठीक है, अब गूगल का जो सर्वर है ना, इस सर्वर से मुझे एक सेशन आईडी मिल जाती है कि भाई फलां टाइम पे फलां यूजर जो है फलां आईडी के साथ मेरे पास आ सकता है। ठीक है, और सेशन लेयर ये सारी अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरा डाटा पहुंचा देती है सर्वर के ऊपर। अब वो अपॉइंटमेंट गूगल को कैसे पता चलता है कि ये डिवाइस, ये डाटा जो है किस डिवाइस से आया है? तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, हमारे यहीं पे ही कुछ टूल्स होते हैं, डेवलपर्स टूल्स। आप यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद आप डेवलपर टूल्स के अंदर मूव करेंगे, तो आपकी एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है, सिंपल है ये आपके हैकिंग के अंदर भी यूज होते हैं टूल्स। तो हर सर्च इंजन के अंदर कुछ डेवलपर टूल्स है डीबगिंग करने के लिए, देखने के लिए कि बैकएंड के ऊपर कैसे नेटवर्क काम कर रहा है।
और टेस्टर इसे यूज कर रहे होते हैं, हैकर्स इसे यूज करते हैं हैकिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर ये जो मेरा नेटवर्क का पार्ट है, इसके अंदर मेरी सेशन आईडी कहाँ पे है, तो ये मेमोरी के अंदर आएंगे हम। यहाँ पे ये सेशन स्टोरेज आ गया, ये स्टोरेज आ गई। ठीक है। और ज़्यादा बेस्ट आपका रहता है जी फायरफॉक्स, वहाँ पे आपके सारे जो है बेहतरीन टूल्स मिलते हैं आपको, रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो आपकी सेशन जो है, सेशन आईडी यहाँ पे रहने वाली है, एप्लीकेशन वाले टैग के अंदर ये आपकी सेशन स्टोरेज और ये सब कुछ। तो आपके मैं अगर यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर सकूँ, एक तो मेरा लैपटॉप दूसरा है, या आई हैव दिस वन। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि भाई superior.edu.pk। ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी की साइट है। अब देखो ये साइट ओपन कैसे हुई, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले फायरफॉक्स आई, एप्लीकेशन लेयर थी, मैंने superior.edu.pk सर्च किया, वो मेरा टाइप हुआ यहाँ पे, और बैकएंड के ऊपर इनकोड हो गया दूसरी लैंग्वेज के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी प्रेजेंटेशन लेयर उसकी। प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर के ऊपर आया, तो सेशन लेयर के ऊपर ये जो गूगल का सर्वर है जहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, या जो सुपीरियर का सर्वर है जहाँ से मैं डाटा लेना चाह रहा हूँ, वहां से एक सेशन क्रिएट हुआ, यानी मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, और फिर उस अपॉइंटमेंट के ऊपर मुझे यहाँ पे एंट्री मिली। ठीक है। और डाटा मिला। अब इसी सेशन आईडी को अगर आपको देखना हो, तो आप यहाँ पे मोर टूल्स के ऊपर आएंगे, आने के बाद आपके पास यहाँ पे डेवलपर्स टूल्स हैं, आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, या इवन इससे भी ज़्यादा इजी रहता है आपका कि आप राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लें, वो इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके नेटवर्क आ रहा है, ये आपकी वो साइट जो ओपन हुई। ठीक है। और यहीं पे आपकी मेमोरी है, और यहाँ पे आपकी स्टोरेज है। तो स्टोरेज के अंदर ये जो वैल्यूज है आपकी, ये आपकी सेशन आईडीज है। ठीक है। और ये ये यूजर की आईडी है नीचे। ठीक है। ये जो आईडी है, इसी बेस के ऊपर मुझे अपॉइंटमेंट, ये मेरी अपॉइंटमेंट है। ठीक है। ये जो मेरी यहाँ पे ये वैल्यूज शो हो रही हैं, ये मेरी अपॉइंटमेंट के जो है वो इंफॉर्मेशन है कि भाई इसी इंफॉर्मेशन के अंदर, इसी आईडी के अंदर मेरा कंप्लीट होता है कि भाई इस यूज़र को कितनी देर तक यहाँ रहने देना है, कितनी देर तक ये यहाँ पे रहेगा, और किस डिवाइस के ऊपर वापस आके इसे डाटा कहाँ से मिलना है। तो ये आईडीज होती हैं, और इसी आईडी को जो है वो ये लेयर जाके फेच करके लाती है, और फिर जाके वो साइट जाके उसके साथ हमारा कनेक्शन बनता है। फिर आती है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो हमारा डाटा होता है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। यानी मैंने ये सर्च किया, ये सुपीरियर की यूनिवर्सिटी तक मेरा जो वो टाइप किया हुआ या क्लिक किया हुआ मेरी जो कमांड है, वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सर्वर तक कैसे गई, तो वो सारी चीजें मैं हैंडल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक यूडीपी होता है और एक टीसीपी होता है। ये हम देखेंगे क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो भैया ये समझो
कि जिस तरह से एक बस होती है, आप कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, वापस आप घर आते हैं, या मुझे अ, एक शहर से दूसरे शहर पे जाना है, दूसरे से तीसरे शहर जाना है, तो मैं पैदल तो नहीं जाऊँगा ना। तो जो हमारा डाटा है वो भी पैदल नहीं जाता, ठीक है? उसे भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो भी डाटा आ या जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ज़रिए आता या जाता है, ठीक है? उसके बाद नेटवर्क की एक लेयर होती है, जहाँ पे आपके नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल ऐड होते हैं। आपका आईपी एड्रेस, खुद की मशीन का, जिस मशीन से आपको डाटा लेना है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है? आपका जो फिजिकल एड्रेस है, यानी मैक एड्रेस डिवाइस का, वो ऐड होता है। इसी तरह से उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस, जिस डिवाइस से जाके कनेक्ट होना है, वो डाटा लिंक लेयर के अंदर ऐड होता है सारा कुछ। और लास्ट वन आपकी फिजिकल लेयर है, जिसके अंदर आपकी डिवाइसेस आती हैं, आपकी वायर्स आती हैं, जहाँ पे डाटा आपका 0110 की फॉर्मेट के अंदर मूव कर रहा होता है। यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ 2 सेकंड्स की ब्रेक, और मुझे आप बताएंगे कि भाई कुछ समझ आई है, कुछ पल्ले पड़ा है, मुझे चैट पे बताओ। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चलता हूँ डीप नॉलेज की तरफ भी आपका लेके। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है अपने आप को, ठीक है? एक्टिव रहना है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है भाई। एक लेयर के ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ, दूसरी लेयर उसे एक सीक्रेट लैंग्वेज के अंदर चेंज कर रही है, तीसरी लेयर मेरी दूसरी डिवाइस के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा रही है, चौथी लेयर मेरा डाटा ट्रांसफर करवा रही है, पांचवी लेयर उस डाटा के साथ मेरा आईपी एड्रेस और दूसरी डिवाइस का आईपी एड्रेस इंसर्ट कर रही है, जोड़ रही है मेरे डाटे के साथ, और छठी लेयर मेरे डाटे के साथ मेरी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी और अगली डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी साथ ही जोड़ रही है, ठीक है? और जो लास्ट वाली लेयर है, वो क्या कर रही है, मेरा डाटा जो है वो लेके चल रही है वायर्स के ऊपर या वाईफाई के ऊपर, ठीक है? लेके जा रही है। सिंपल सा है, सिंपल फंडा। क्लियर है? मुझे ये बताओ, अभी जो मैंने बोला है ये क्लियर है?
ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये भाई लेयर्स के आगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है? अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एसओपीज होते हैं कि भाई एक लेयर है। मिसाल के तौर पे मुझे आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस में जाना है, तो उसके सेट ऑफ रूल्स हैं। मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, मुझे वहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाना, ठीक है। मुझे तमीज़ के साथ वहाँ पे जाना है, ठीक है। किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। सेम वो मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, उन्हें कैसे बात करनी है, मुझे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो वो सेट ऑफ रूल्स हैं। सेम एज इट इज नेटवर्किंग लेयर के अंदर भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। हर लेयर के ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि होंगी लाजमी, ठीक है। अभी ये आपको थोड़ी बहुत समझ इसकी लगेगी, तो अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट लेयर पे, वापस आएंगे हम इसी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि मैंने पहली लेयर से क्यों स्टार्ट किया था। ये देखो, एक डाटा सेंड कर रहा है, गूगल के ऊपर टाइप कर रहा है या फायरफॉक्स के ऊपर। गूगल या फायरफॉक्स से डाटा आया, इनकोड हो गया प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर से फिर ये जो सेशन लेयर है, इसने एक सेशन क्रिएट किया रिसीवर के साथ। उससे आईडी ले आया, उससे टाइम ले आया, सब कुछ ले आया, ठीक है। और एक सेशन बन गया उस डिवाइस के साथ कि भाई मैं आपसे कम्युनिकेट करने वाला हूँ, ठीक है। फिर आपका डाटा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपका डाटा लेके जाते हैं, और किस तरह से लेके जाते हैं वो आपके प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है और डाटे के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर के ऊपर आता है। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है वो मूव करता है आपके डाटे के साथ। आईपी एड्रेस अटैच हो जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस अटैच हो गया। अटैच होने के बाद आपकी नेटवर्क लेयर से भी डाटा निकल जाएगा, फिर आपका आ जाएगा दूसरी लेयर यानी डाटा लिंक लेयर के ऊपर। यहाँ पे आपकी डिवाइस का जो है वो फिजिकल एड्रेस अटैच होगा, आपकी डिवाइस का भी और ये जो रिसीवर है उसकी डिवाइस का भी। यानी पता हो कि डाटा किस डिवाइस के पास जा रहा है और वापस किस डिवाइस पे बात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये दो लेयर्स काम आ रही होती हैं। एक आपके आईपी एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस दे रहा होता है, और एक मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस दे रहा होता है, ठीक है। तो हम फिजिकल एड्रेस भी देखेंगे, और हम जो है वो दूसरा एड्रेस भी देखेंगे, आईपी एड्रेस, कि इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका डाटा मूव करता है वायर्स के ऊपर। अगर वाईफाई के ऊपर है तो फिर आपके वाईफाई केबल्स के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, या ओवर द एयर जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब ये आपकी वो डिवाइसेस आ जाती हैं, वायर्स आ जाती हैं, आपका जो कोई मीडियम है जो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर आता है। आपका जो डाटा है वो रिसीव होता है सेंडर को। सेंडर को फिजिकल लेयर के ऊपर रिसीव होता है, उसके राउटर पे जाएगा या उसके स्विच के ऊपर जाएगा, ठीक है। वहां से वो देखेगा कि ये किस डिवाइस से आया है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। फिर नेक्स्ट मूव करेगा, फिर एक लेयर के ऊपर ये उसे खोल के देखेगा कि भाई किस डिवाइस, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस कौन सा है जिसने मुझे ये डाटा सेंड किया है, ठीक है। फिर ये ओपन करेगा नेक्स्ट लेयर के अंदर, फिर देखेगा कि भाई डाटा किस बॉक्स में आया है, किस प्रोटोकॉल के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आएगा सेशन लेयर के ऊपर।
देखिएगा कि मेरी सेशन आईडी, इस सेशन मेरे रिकॉर्ड में इसकी सेशन आईडी कोई है कि नहीं है, हमारा सेशन क्रिएट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, देखने के बाद फिर मूव करेगा डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आपका यहाँ पे इनकोड हुआ था मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, सीक्रेट लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे आपका वो सीक्रेट लैंग्वेज वाला कोड जो है वो डी कोड होगा, ठीक है, डी कोड होके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर, यानी जिसे इंसान समझ सके, वो खुलेगा उस एप्लीकेशन के ऊपर जो कि इस बंदे के पास है। यानी आगे वो क्रोम के ऊपर बैठा है या गूगल के ऊपर बैठा है, या वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है या फेसबुक यूज कर रहा है उसके इनबॉक्स में, तो वो सारे जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर्स कहलाती हैं। ठीक है, जो इसके पास इंटरफेस ओपन होगा। आई होप सो कि आपको थोड़ी और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कैसे एक सेंडर जो है वो सेंड करता है डाटा डिफरेंट लेयर से गुजर के, वो कैसे दूसरे सेंडर के रिसीवर के पास मूव करता है नीचे से ऊपर। क्लियर है? बताओ भाई, फिर मैं नेक्स्ट मूव करूँ। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इस वजह से जिसने खाना पीना नहीं की खाया पिया, वो खा पी के आ जाए, यही मंगवा ले अपने पास ही। क्या ख्याल है? और जब थक जाओ तो मुझे बता देना, हम क्लास एंड कर देंगे। ओके, ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये भी मैं बाद में आपको समझाऊंगा जब हम एक्चुअल हैकिंग के ऊपर जाएंगे, तब आपको इस चीज़ की और समझ आएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये चीज़ें हैं कुछ समझने की, कंफ्यूज नहीं होना, इजी इजी पीसी सीन है। तो बस यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आपका डाटा मूव कैसे जा रहा है। ठीक है, तो असनाद ने कहा कि सर आप खाना खिला दें। असनाद भाई मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी कुछ भी खा सकते हैं मेरी तरफ से। ठीक है, बस पैसे आप रख दीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ यार। असनाद भाई मोस्ट वेलकम, मैं आपको जायज़ कैश कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पैसों का खाना है यार, मेरी तरफ से हो जाएगा, तो खा लेना जहाँ मर्जी से खा लेना। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस लेयर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये वही पिछली लेयर ही है, कोई इतना जो है ना, वो रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आ सके। कि भाई एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ डाटा ही है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर सिर्फ डाटा ही जा रहा है, ठीक है, और उसे उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आपका डाटा ही जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है वो सेशन लेयर, उसके ऊपर आपका डाटा एज इट इज ही है, यानी डाटा के साथ कुछ भी और नहीं लगा। ठीक है, अभी तक इसका सिर्फ एक जो है वो खाली हिस्सा यहाँ पे अटैच है, खाली बॉक्स है, उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये डाटा वाला बॉक्स जो है ना वो भरा हुआ है, 3 लेयर्स तक आपका डाटा ही जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका मूव करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ना आपके डाटे के साथ एक एक सिक्योरिटी गार्ड समझ लो, एक जो है वो ट्रांसपोर्ट समझ लो, प्रोटोकॉल, वो अटैच हो जाता है और कहता है भाई ये जो डाटा आपका जा रहा है ना इसे मैं लेके जाऊंगा आगे, ठीक है, दूसरी डिवाइस तक मैं लेके जाऊंगा, तो ये जिम्मेदारी उठा लेता है। ठीक है, अब ये जो
एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है ना, इसके अंदर दो बंदे काम करते हैं। एक का नाम होता है ट्रांसपोर्ट एक का नाम होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक दूसरा बंदा होता है जिसका नाम होता है यूडीपी, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। अब ये दो बंदे होते हैं आपकी, जो वो लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये जो टीसीपी वाला बंदा होता है ना, ये बहुत ही तहजीब वाला होता है, बड़ी तमीज वाला बंदा होता है। ये आपका डाटा जो है वो उठाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखनी है, आपका सारा डाटा जो है वो एज इट इज नहीं जाता, वो छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं, छोटे छोटे जो है वो पैकेट्स बनते हैं आपके डाटा के, फिर वो ट्रांसमिट होते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और ये टीसीपी हर पैकेट की जानकारी रखता है, हर पैकेट को तरतीब देता है, हर पैकेट को जोड़ के रखता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब दूसरी डिवाइस के ऊपर पैकेट्स जाने लगें तो कोई पैकेट रास्ते में ड्रॉप ना हो, कोई पैकेट खराब ना हो, आपके डाटा पूरा का पूरा एज इट इज ही जाना चाहिए वहां पे। इसी का उल्टा एक यूडीपी होता है जो इसी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही काम करता है। अब वो यूडीपी बहुत ही बदलिहाज किस्म का प्रोटोकॉल होता है, वो डाटा उठा के फेंकता है, अगली डिवाइस तक जाए या ना जाए उसे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। उसने सिर्फ डाटा को पहुंचाना है, और रास्ते में कोई ड्रॉप हो जाए पैकेट, या कोई टूट जाए, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यूडीपी जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। तो टीसीपी मोस्ट रिलायबल होता है, और इसी लेयर के अंदर जो यूडीपी होता है वो रिलायबल नहीं होता, वो तेज होता है, लेकिन वो डाटा ड्रॉप्स करते जाता है, पैकेट्स को ड्रॉप कर सकता है। सही तरह से कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म नहीं हो सकती यूडीपी के साथ, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं हो सकती। लेकिन टीसीपी रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल होता है जो कि आपका डाटा अगली डिवाइस तक लेके जाता है। और इसके अंदर जो आपका ये पूरा डाटा जिसके साथ टीसीपी पैकेट लग जाता है, इसे सीक्वेंस कहते हैं या डाटाग्राम कहते हैं, ठीक है। जिसे सीक्वेंस कहते हैं या डाटाग्राम कहते हैं। यहाँ आपका डाटा क्या कहला रहा है, सीक्वेंस या डाटाग्राम। नेक्स्ट आपके डाटे के साथ आपका आईपी एड्रेस जुड़ जाता है। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए उन्हें एक एड्रेस चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आप सभी की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो मेरी डिवाइस आपकी डिवाइसेस को कैसे पहचान रही है कि फला बंदा जो है फला कंट्री में बैठा है, फला नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। हजारों लाखों करोड़ों डिवाइसेस के अंदर सिर्फ एक वही डिवाइस है जिसके ऊपर मैसेज भेजना है या उससे फाइल रिसीव करनी है, सेंड करनी है, तो वो आईपी एड्रेस से होता है। इंटरनेट के ऊपर एड्रेस, इंटरनेट के ऊपर जो एड्रेस होता है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इसके बिना इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं होती, इसके बिना इंटरनेट के ऊपर कोई डिवाइस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। कोई भी डिवाइस अगर उसे इंटरनेट के ऊपर आना है तो उसे एड्रेस चाहिए, ठीक है, और वो आपका आईपी एड्रेस ही होता है, ठीक है। और जब आपका डाटा इस लेयर के अंदर आता है, यानी आपकी जो नेटवर्क लेयर है, जब यहाँ पे आता है तो उस फॉर्म में आपका डाटा पैकेट कहला रहा होता है। पैकेट से आगे आपका फिजिकल एड्रेस अटैच होता है। फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस कहलाता है, जो आपकी आपकी डिवाइस का अपना एक अलग से आपकी डिवाइस की कंपनी ने असाइन कर रखा होता है इसे एक एड्रेस, वो मैक एड्रेस होता है। तो वो भी साथ जुड़ जाता है आपके डाटे के। तो आपके डाटा अभी इस लेयर के अंदर क्या हुआ, आपका डाटा वैसे का वैसे है, उसके अंदर आईपी एड्रेस भी आ गया, उससे टीसीपी भी हैंडल कर रहा है, उसके साथ मैक एड्रेस भी लग गया, और कुछ और चीजें भी अटैच होके आपका डाटा जो है वो एक फ्रेम की फॉर्म में बन जाता है, एक पूरा एक फ्रेम बन जाता है जिसके अंदर ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। फिर वो फ्रेम टूटता है, 01010110 की फॉर्म में वो सारा डाटा जो है वो बिट्स के अंदर चेंज हो जाता है।
यानी आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर आपका डाटा क्या कहलाता है, बिट। तो ये चीज समझने वाली है। सीक्वेंस कहाँ कहलाता है, पैकेट कहाँ होता है, फ्रेम कहाँ होता है, और बिट कौन सी लेयर के ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। दूसरी डिवाइस के ऊपर 0 1 की फॉर्म में डाटा जाता है, फिर उसे खोल के उसे जोड़ के उसका मैक एड्रेस देखा जाता है, फिर अगली लेयर के ऊपर उसका आईपी एड्रेस देखा जाता है, फिर अगली लेयर के ऊपर उसका उसका टीसीपी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, और आखिरी 3 लेयर्स वो प्योर फॉर्म में आपका डाटा जो है वो लेके रिसीवर डिवाइस के ऊपर चले जाते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। क्लियर है? लाइबा खान, सीसीएनए अगर किसी को आता है और उसके कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए सिस्को सर्टिफिकेट होना लाजमी है या नहीं है? कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए सिस्को सर्टिफिकेट होना लाजमी है या नहीं है? सीसीएनए, आप जॉब कौन सी करना चाह रही हैं, नेटवर्किंग की? लाइबा, अच्छा जी, पोल के अंदर आपकी आ गए हैं जी, एक बैड के अंदर आ रहा है और एक 92% बेस्ट आ रहा है। तो ये बैड वाले मुझे क्वेश्चंस बताएं यहाँ पे यार, टाइप करके, क्या बैड चल रहा है आपका? मेरा बैड चल रहा है या आपका बैड चल रहा है? तो बताओ यहीं पे, क्योंकि हम आपका बैड जो है वो गुड करके जाएं, तो फिर ही फ़ायदा है इस क्लास का। अदरवाइज़ तो फिर गुजारा ही है कि मैं आप बोलता रहूँ और आप बस सुनते रहें, या फिर सुने ही ना। सिर्फ 15 मिनट में आपके और लूँगा। नेटवर्किंग की क्लास हम एक और कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा लेंथी चला गया तो फिर आपको, आप भी बोर होने लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थ्योरी के वाले टॉपिक्स हैं। मैंने पहले बताया था कि पहला वीक जो है, अच्छा ये सिर्फ नेटवर्किंग वाला थोड़ा सा थ्योरी का है। जब हम नेक्स्ट विंडोज़ के फंडामेंटल देखेंगे तो आप बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करना करने के काबिल होंगे। अ, बहुत ही यूज़फुल कमांड्स हम सीखेंगे, बहुत ही यूज़फुल डायरेक्टरीज सीखेंगे। हम पूरे इनसाइड जाएंगे विंडोज़ की सेटिंग्स के अंदर, विंडोज़ की फाइल्स और डायरेक्टरीज के अंदर, जहाँ पे मेजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, उनके साथ किस तरह से खेलना है, ठीक है, क्या फंक्शन होता है। तो वो आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो नेटवर्किंग की क्लास क्लियर हो जाती है आज की, और अगर आज के टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो गुड। अदरवाइज हम एक या दो लेक्चर यानी कल और परसों हम फिर से नेटवर्किंग के बाकी टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट है, चलें जी। अच्छा, ड्यूरिंग रीडिंग जो है, यहाँ पे ड्यूरिंग लेक्चर मेरे पास दूसरी साइड पे चैट ओपन है, तो आपके जो भी क्वेश्चन हो साथ साथ आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर सकता हूँ इधर चैट में ही, ठीक है? तो मेरे दूसरे सिस्टम के ऊपर आपकी चैट ओपन है। नेक्स्ट है जी, ये जो आपका टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या चीज़ है जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होता है? तो भाई कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी जब भी इसे इसने कनेक्ट करना है तो क्या करेगा, ये एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट होगा। किसी डिवाइस के साथ भी इसने अगर कनेक्ट होना है तो एक पूरे वे के साथ, एक पूरा तरीका है।
अगली डिवाइस से इजाज़त लेगा, उससे पूछेगा कि आपने मेरे साथ कनेक्ट होना है, नहीं होना? अगर होना है तो फिर हम कनेक्शन बना लेते हैं, अगर नहीं होना तो हम कनेक्शन नहीं बनाते। जिस तरह से हम 2 लोग जो हैं, अगर जो है आपस में मिल रहे होते हैं या आपस में बात कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, पहले हाल-अहवाल पूछते हैं, तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक पूरे वे के साथ पहले हाथ मिलाता है, हाल-अहवाल पूछता है और फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है। और वो सारी चीज़ें आपकी थ्री वे हैंडशेक कहलाती है, वो सारा प्रोसेस। फिर आपका आ जाता है जी प्रोवाइडर एरर चेकिंग है, सीक्वेंस और फ्लो कंट्रोल है। तो प्रोवाइडर एरर चेकिंग प्रोवाइड्स एरर चेकिंग यानी देखता रहता है कि कोई पैकेट ड्रॉप तो नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन एरर तो नहीं हुआ, कोई एक एक पैकेट के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है, तीसरे के बाद चौथा कौन सा है, फ्लो सही तरह से जा रहा है नहीं जा रहा, तो वो सारी चीज़ें। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, कोई वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं। वेबसाइट ओपन करने के प्रोटोकॉल हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। जब हम किसी को ईमेल कर रहे होते हैं तब ये प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। ठीक है, जब हम किसी को फाइल सेंड कर रहे होते हैं तो वो टीसीपी के साथ जा रही या आ रही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी ये जो थ्री वे हैंडशेक है टीसीपी का। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के अंदर यानी टीसीपी दूसरी डिवाइस के साथ डाटा ट्रांसफर कैसे करता है। पहले दूसरी डि, दूसरी डिवाइस से पूछता है कि मैंने आपके साथ कनेक्शन बनाना है, तो जो पूछने का अमल है उसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अगली डिवाइस एक्नॉलेज करती है कि हाँ भाई आप मेरे साथ कनेक्शन बना सकते हो, और साथ ये भी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी आपके साथ जुड़ना है। ठीक है, तो ये पहले वाली डिवाइस फिर से एक्नॉलेज करती है कि ठीक है हम कनेक्शन बना लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, लाइक यहाँ पे हमारे चैट के अंदर हाँ जी, अली हसनात है। अली हसनात जो है ना, मिसाल के तौर पे किसी लड़की से नंबर मांगना है, इस अली हसनात ने। तो अली हसनात भाई क्या करेंगे, उस लड़की से पूछेंगे। ठीक है, किसी लड़की से इन्होंने दोस्ती करनी है तो पहले उनसे पूछेंगे। पूछने का अमल जो है वो सिंक्रोनाइजेशन है। जब अली हसनात किसी लड़की से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे बात करोगी, ठीक है, क्या मुझे अपना नंबर दोगी, तो वो क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है। तो जब भी आपका कोई दोस्त किसी लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा हो या फिर नंबर मांगने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या कहना है, तुम सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और अगर तो लड़की जो है वो एक्नॉलेज कर ले, यानी कह दे, नंबर भी दे दे, बात भी करना शुरू कर दे, ठीक है, तो इट मीन्स वो भी विलिंग है। ठीक है, तो वो भी विलिंग है और बात करना चाह रही है, तो सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और एक्नॉलेज। और यहाँ भाई जब ये सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेज का पैकेट आया लड़की से, तो असनाद भाई तो भाई बल्ले बल्ले हो गई इनकी। ठीक है, और इनका मूड भी ऐसा हो गया जैसे यहाँ दिखाया है। तो जैसे इनका ये इतना फ्रेश फ्रेश मूड हुआ, तो इन्होंने कहा माँ सदके जाए, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं भी एक्नॉलेज करूंगा, मैं पहले से तरस रहा था इस मोमेंट के लिए। ठीक है, और फिर ये आपस में लग जाते हैं दिन रात चैटिंग पे। ठीक है, तो सेम टीसीपी यही काम कर रहा होता है, थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म कर रहा होता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये फ्लैग्स इम्पॉर्टेंट है जब हम नेटवर्किंग के अंदर और वायर शार्क या हम nmap जैसे टूल्स यूज करेंगे, तो तब हमें सीखने में समझने में मदद मिलेगी कि भाई कैसे स्कैन हो रहा है, कैसे दूसरी डिवाइस कैसे रिप्लाई कर रही है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो उसी लेयर के अंदर एक यूडीपी प्रोटोकॉल है। यूडीपी प्रोटोकॉल इसी तरह से पैकेट्स को सेंड करता है, कोई नंबरिंग नहीं देता, इसने बस सेंड करते जाना है।
फेंकते जाना है, आगे कैसे जुड़ें, कैसे जाएँ, आएँ, कोई ड्रॉप हो, इसे कोई कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है? कनेक्शन लेस है, तेज़ तो है, लेकिन डाटा सही तरह से आपका जा या आ रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? उसकी कोई गारंटी नहीं है। किस वे के अंदर जा रहा है, किस ऑर्डर में जा रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सेम यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर स्पीड इज़ प्रायोरिटी। जब भी आप वीडियो गेम कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जब कर रहे हैं, तो मेरा सारा डाटा यूडीपी के साथ जा रहा है। कहीं पे इंटरनेट स्लो होता है या फ़ास्ट होता है, तो इंटरनेट स्लो या फ़ास्ट होने से हमारी स्ट्रीमिंग के पैकेट्स ड्रॉप होने लग जाते हैं, ठीक है? तो वो ड्रॉपिंग हो रही है इसी यूडीपी की वजह से, ठीक है? कि हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, गेम के ऊपर हैं या वीडियो कॉल के ऊपर हैं, आपने देखा होगा कि इंटरनेट ज़रा-सा हल्का आगे-पीछे होता है, तो आपकी वो कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाती है। तो वो कम्युनिकेशन आपकी यूडीपी के साथ हो रही होती है, ठीक है? जहाँ पे आपको गेम्स खेलनी है, वीडियो कॉल्स करनी है या आपको ऑडियो कॉल्स करनी है, तो वो आपकी सारी चीज़ें यूडीपी हैंडल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आईपी एड्रेस बता दिया। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक आईपी एड्रेस V4 होता है, एक V6 होता है। आईपी एड्रेस V4 और आईपी एड्रेस V6 ये 2 वर्ज़न्स हैं आईपी एड्रेस के। मैंने आपको बताया कि हर डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर जाने के लिए एक एड्रेस चाहिए, ठीक है? और उस एड्रेस को आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है? अब वो आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे एक रेंज है, ठीक है? इसकी 3-4 क्लासेस हैं। तो अब ये 4 हिस्सों का नंबर होता है, ठीक है? 4 पार्ट्स होते हैं इसके। 255 यहाँ तक, 255 यहाँ तक, 255 ही यहाँ तक और 255 ही यहाँ तक, ठीक है? तो अब ये जो 4 हिस्सों का ये डिजिट है, अब डेफ़िनेटली इंटरनेट के ऊपर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों डिवाइसेज़ हैं। तो आप ये नंबर सारी डिवाइसेज़ को पूरे नहीं कर सकते थे। तो जब ये देखा गया तो इसके ऊपर सिर्फ़ 4.3 4.3 बिलियन डिवाइसेस ही कनेक्ट हो सकती थी। जब ये हिंसा ज़्यादा बड़ा हुआ, तो उन्होंने क्या किया, IPv6 लॉन्च कर दिया। IPv6 उससे बड़ा है, 128 बिट का है और वो कुछ ऐसा शो होता है, ठीक है? और अभी IPv6 के ऊपर दुनिया मूव कर रही है और इसके ऊपर रिसेंटली कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी आई हैं, तो उस लिहाज से अभी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? अभी फ़िलहाल IPv4 ही चल रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर IPv6 भी यूज़ हो रहा है। लेकिन आपकी डिवाइस के ऊपर ये दोनों शो हो रहे होते हैं, ठीक है? तो जब आप सेटिंग्स पे जाते हैं, सीएमडी ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ipconfig टाइप करते हैं, तो आपको IPv4 भी मिल जाता है, आपका IPv6 भी मिल जाता है। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस ये समझने वाली चीज़ है, तो हम कल पे रखते हैं। आई होप सो कि आपको थोड़ा-सा समझ आया हो। डीएचसीपी पढ़ाता चला जाऊँ, थोड़ा-सा ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है, बल्कि डीएचसीपी ज़्यादा लंबा-चौड़ा जाने वाला है। तो हम ये कल की क्लास में रखते हैं, आज 1.5 घंटे की क्लास होगी और अभी आप बोर भी हो रहे होंगे। क्या ख़्याल है? हाँ, आप आपके क्वेश्चंस जो भी हैं आप यहाँ पे मुझे टाइप करके बताते चलें। सर नेटवर्किंग साइड का कितना स्कोप है? नेटवर्क हर जगह है लाइबा, तो उस लिहाज से हाँ, एक चीज़ और है कि नेटवर्किंग की आपका ज़्यादा काम जो है ना वो फिज़िकल होता है, ठीक है? आपको डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, आपको जो है ऑन साइट जाके अगर तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री लेवल की, तो थोड़ी मुश्किल आपको होगी, ठीक है?
ऑन साइट जाके सारी डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करना, डिप्लॉय करना, उनकी सेटिंग्स करनी, उनके पोर्टल्स देखने, ठीक है, उन्हें कॉन्फ़िगर करना। तो अच्छा खासा उसके ऊपर आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्कोप तो हर साइड पे है, हर चीज़ का है। आपका नेटवर्किंग की साइड पे अगर आपका इंटरेस्ट है, यू कैन मूव ऑन दैट साइड आल्सो। अच्छी फील्ड है, बहुत कमाल की फील्ड है, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क प्रोफेशनल्स। सर अब ऐसा ही करेंगे, आपका मेथड ही चलेगा। हाँ, स्नात तो अब लड़कियां फंसाएगा हैं। इंसान बन जा इंसान, मैंने एग्जांपल दी थी, तूने तो उसे तरीका समझ लिया है। नेक्स्ट भाई, किसी के क्वेश्चंस हैं तो मैं 5 मिनट के लिए आपके क्वेश्चंस जो हैं वो देखूंगा, फिर हम इसे क्लोज करते हैं यार, अभी थक गया हूँ। अच्छा जी, हसनात क्या कह रहा है, सर पैकेट ड्रॉप हुआ है तो डायरेक्ट ओएसआई लेयर से कनेक्ट होगा या सभी से जो उसके बाद आती हैं, उसी लेयर से कनेक्ट होगा या उसी के उसके बाद आती है। अच्छा, पहली बात, अगर तो टीसीपी के साथ है तो पैकेट ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है। अगर ड्रॉप हो भी गया तो वो जो टीसीपी प्रोटोकॉल उस पैकेट के साथ लगा है वो उसे अगले पैकेट के साथ लेके जाएगा, ठीक है। अभी वापस दोबारा वो सारे प्रोसीजर में नहीं आने वाला। ये नहीं है कि अभी मैंने आपको एक डाटा सेंड किया, वो लेयर के ऊपर लेयर बाय लेयर गुजरता गया, इंटरनेट के ऊपर गया और रास्ते में ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होके वापस मेरे पास आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो रास्ते में ही टीसीपी उसे हैंडल करके लेके जा रहा है, तो वही दूसरी डिवाइस तक ले जाएगा। अगर यूडीपी है तो डाटा ड्रॉप हो जाएगा, वो ना वापस आएगा, ना आगे पहुंचेगा, ना पीछे पहुंचेगा, ठीक है। तो खत्म, उसकी कहानी खत्म। सर जी, बग बाउंटी शुरू करने के लिए कोई कोर्स रिकमेंड करें। अच्छा, घोस्ट यानी बग बाउंटी हंटर जूनियर 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 अब्दुल्ला जूनियर तो नहीं हो? अच्छा जी, सिंपल है यार, मैंने आपको बताया था बग बाउंटी हंटिंग के लिए पोर्ट स्पीकर की जो है ना लैब्स, वहां से स्टार्ट करो, बहुत ही जबरदस्त रहेगा, ठीक है। जो टीचर सिखाएं इम्प्लीमेंट करो। हाँ, शायद कुछ और तो इम्प्लीमेंट करना नहीं है, लड़कियां फंसाने के तरीके इम्प्लीमेंट करो। ओके 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 ओके, चलें जी। आई होप सो कि आपका आज का सेशन फायदेमंद रहा हो आपके लिए, एक दो क्लासेस के अंदर। अच्छा, कल की क्लास हम थोड़ी जल्दी रखेंगे, कल की क्लास 9:30 बजे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ताकि अगर 9:30 से 11:30 11 तक भी क्लास हो तो इस वक्त तक हम नेटवर्किंग का क्लियर कर चुके हों अपना। ओके।
ओके जी, एंड करते हैं अभी स्ट्रीम को। अपना अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स।